ठीक है जी। रीनल स्टोन्स में हमें आइडिया है पहले कि काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि किसी क्या कहते हैं इसको, किडनी में स्टोन्स हैं तो कैसे पता चलता है। कोई भी इंसान आपको आके कहता है कि मेरी ना पीछे बहुत अचानक से दर्द शुरू हुई कमर में, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने ना कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड एक दफ़ा कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि किडनीज में स्टोन्स हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी, गुर्दा कहते हैं, मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा था। ठीक है, आई होप ये रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं, सबको आई होप क्लियर होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने पीडीएफ इसीलिए भेजे थे कि आप साथ खोल लेंगे क्योंकि टाइपिंग का ज़्यादा टाइम नहीं था। ठीक है जी, कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, जो रीनल स्टोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूरोलिथियासिस। ठीक है, लिथियासिस मीन स्टोन एंड यूरो मीन्स रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इन मेडिकल टर्म्स। तो हम इसको अगर डेफिनेशन इसकी कोई हमसे मांगेगा हम क्या कहेंगे, कैलकुलस फॉर्मेशन एट एनी लेवल इन द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब आम अंग्रेजी में अगर बोलें तो स्टोन फॉर्मेशन इन द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट है, हम पैथोलॉजी पढ़े हैं कि इट कैन बी अ स्टोन एट एनी लेवल। ठीक है जी, मोस्ट ऑफनली दे आर प्रेजेंट इन द किडनीज एंड दे अकर फ्रीक्वेंटली। मतलब अगर पॉपुलेशन में देखें तो हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको किडनी स्टोन्स का मसला होगा। ठीक है, अब यह है कि सिम्टोमेटिक यूरोलिथियासिस नॉट नेसेसरी कि अगर किसी के किडनी में स्टोन है तो उसके सिम्टम्स भी आए। ठीक है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, मतलब हमारा बहुत कुछ डिफरेंट होता जा रहा है कि ऐसी चीज़ें कि हमारे अंदर शायद हमारी किडनी में भी स्टोन हो लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है, जो सिम्टोमेटिक यूरोलिथियासिस है यानी कि दर्द होना और वो सारा जो हम आगे भी पढ़ेंगे वो कॉमन होता है मेन में मोर देन वुमेन। ठीक है जी, और इसकी फेमिलियल टेंडेंसी भी होती है, मतलब जेनेटिकली भी ये हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पैथोजेनेसिस में डिटेल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे जेनेटिक है और कहाँ पे रिलेटेड टू लाइफस्टाइल है। कमिंग टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस, पहले हम देखते हैं कि स्टोन्स की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है जी, जो 80% स्टोन्स होते हैं दे आर मोस्टली कैल्शियम कंटेनिंग। ठीक है, अब सिर्फ कैल्शियम तो नहीं होगा, कोई सॉल्ट होगा कि जो डिपॉजिट होगा। ठीक है, जो 80% स्टोन्स हैं, आवाज नहीं आ रही और मुझे तो क्लियर आ रही है, सिर्फ आप दोनों को नहीं आ रही, तो अपना वहाँ पे साउंड चेक कर लो मोबाइल अच्छा की या चलो लैपटॉप की। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जो 80% स्टोन्स हैं दे विल बी कैल्शियम कंटेनिंग। अब कोई भी, हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई एलिमेंट प्रेसिपिटेट होना मुश्किल है, उसके सॉल्ट अमूमन प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, तो 80% जो सॉल्ट्स है ना, स्टोन्स हैं सॉरी, उसमें यहाँ होगा कैल्शियम ऑक्सिलेट या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, मतलब सिर्फ कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स भी हो सकते हैं या उसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकते हैं। जो 10% स्टोन्स हैं दे आर composed of magnesium ammonium phosphate. ठीक है, 6 to 9% can be uric acid और cysteine containing। अब जी ये तो है कि हमने देखो 8 10 10 तकरीबन 100% हो गया। ठीक है, ये मेन 3 टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ म्यूकोप्रोटीन। जो ये स्टोन्स हैं इनमें सिर्फ कैल्शियम ऑक्सिलेट, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट, सिर्फ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट नहीं होगा, उसके साथ एक मैट्रिक्स बनना होता है म्यूकोप्रोटीन का। ठीक है, वो हर स्टोन का 2.5% बना रहा होता है। इट इज नॉट 2.5% ऑफ द होल, मतलब पॉपुलेशन ऑफ स्टोन्स के हमारे लोगों में क्या है, यह है कि हर स्टोन का 2.5% म्यूकोप्रोटीन बना रहा होता है। ठीक है, मतलब उसकी बेस टाइप बना रहा होगा और उसके अंदर ये सॉल्ट्स डिपॉजिट होंगे। अब देखते हैं कॉजेस। एक जनरल कॉज है कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट तब होती है जब वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जब तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, वो नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जब भी किसी चीज़ की ज्यादती हो जाती है तो वो बैठ जाती है। ठीक है, मतलब अपने घरों में देख लो, अगर एक काम करना है उसके लिए एक बंदा है तो वो काम कर रहा होगा, लेकिन अगर एक काम है और उसके लिए 4 बंदे हैं तो एक बंदा काम कर रहा होगा, 3 बैठे होंगे। ठीक है, यही चीज़ इधर आएगी कि सुपर सैचुरेशन हो जाए किसी भी चीज़ की।
ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्युबल है, फिर डालते जाएंगे सॉल्युबल रहेगा, एक पॉइंट आएगा कि सॉल्ट बैठने लग जाएगा। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इन सिंपल हम इसको डिफाइन करेंगे कि इंक्रीज्ड यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ स्टोन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये एक जनरल पैथोजेनेसिस है कि स्टोन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या मतलब कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, मैग्नीशियम, सिस्टीन, यूरिक एसिड, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दे विल एक्सीड द सॉल्युबिलिटी इन यूरिन, उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाएगी और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट 1। जो पॉइंट 2 है ये एक आखिरी लाइन होगी बिल्कुल पैथोजेनेसिस की रॉबिन्स में। ये वो चीज़ है, इसको मैंने बिल्कुल एक छोटा छोटा करके लिख दिया क्योंकि इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब जी हमारी अक्ल भी यही कहती है कि या तो वो चीज़ ज़्यादा होगी जो स्टोन बना रहा है, या अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो स्टोन्स को तोड़ती होगी और वो कम हो जाए तो भी ज़ाहिर स्टोन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, so it can be maybe due to lack of substances that normally inhibit mineral precipitation। ठीक है, अब इन substances की ये लिस्ट है, ये याद करनी है। और लेकिन साथ ही रॉबिन्स ने फिर लिख दिया कि इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब हर किसी में नहीं होता लेकिन ये हो सकता है। चलें अब ना आगे जाते हैं कि कॉजेज ऑफ कैल्शियम। अब हम देखेंगे कि जो एक तो हमने जनरली कॉज देख ली कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी यूरिन में, उसकी सुपर सैचुरेशन होकर प्रेसिपिटेशन होगी। अब हम देखेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्सेस होने की वजह क्या है। ठीक है जी, तो सबसे हमारे पास कॉमन स्टोन्स थे कैल्शियम स्टोन्स, तो हम पहले देखेंगे इनकी कॉजेज। अब इनकी कॉजेज को मैंने टैबुलेट कर दिया है इनटू 5। ठीक है, ये पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है वैसे रॉबिन्स में। ठीक है, सबसे पहले जो कॉज है दैट इज 50% ऑफ द कैल्शियम स्टोन्स। ठीक है, विच वर 80% ऑफ द टोटल रीनल स्टोन्स। तो 50% कैल्शियम स्टोन्स कैसे बनते हैं कि अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ कैल्शियम यूरिन में ज्यादा होगा तो ही स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, तो हाइपर कैल्सी यूरिया होता है, लेकिन जो 50% कैल्शियम स्टोन्स है उनके साथ हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता। मतलब जो हमारी एक अक्ल कहती है कि यूरिन में चीज ज्यादा आ रही है तो ब्लड से ज्यादा आ रही होगी तो ब्लड में ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया नहीं है, हाइपर कैल्सी यूरिया है। अब इसकी फर्दर 2 कॉजेज हैं, एक कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सी यूरिया और एक है रीनल हाइपर कैल्सी यूरिया। एब्जॉर्प्टिव से हमें क्या याद आता है कि एब्जॉर्प्शन या तो हो रही है गट में या फिर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है किडनी में। ठीक है जी, तो जो एब्जॉर्प्टिव हाइपरकैल्सीयूरिया ये गट में मसला है, ये गट से एक्सेसिवली एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को और फौरन से यूरिन में एक्सक्रीट कर देता है विदाउट मतलब एक्सेस सर्कुलेशन। ठीक है, ये ऐसे ही रॉबिन्स में लिखा है, इसकी आगे कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं। ठीक है, साथ है जी रीनल हाइपरकैल्सीयूरिया। आप किडनी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब भी करिए, अगर उसमें कोई मसला आ जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो वो कैल्शियम यूरिन में ज्यादा आ जाएगा, उधर प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये है 50% ऑफ कैल्शियम स्टोन्स जिसमें हाइपर कैल्सीयूरिया है विदाउट हाइपर कैल्सीमिया। जो 5 to 10% ऑफ कैल्शियम स्टोन्स हैं उसमें नॉर्मल चीज है कि हाइपर कैल्सीमिया होगा जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। तो ब्लड में कैल्शियम के ज्यादा होने की 3 वजूहात लिखी हुई है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन या सार्कोइडोसिस। ये हम डिफरेंट चैप्टर्स में काफी हद तक पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, थर्ड है 20% ऑफ दीज कैल्शियम स्टोन्स, ये ज्यादा होंगे क्योंकि यूरिन में यूरिक एसिड ज्यादा होगा। ठीक है, अब इट डजंट मेक डायरेक्ट सेंस कि हम कैल्शियम स्टोन्स बना रहे हैं उसमें कैल्शियम है साथ ऑक्सलेट है या फॉस्फेट है, यूरिक एसिड तो है नहीं, तो फिर इसकी वजह कैसे होगी। जो ये यूरिक एसिड है ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसपे कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो इट फेवर्स कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन में यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो जो कैल्शियम है वो उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, इट विल प्रोवाइड अ मीडियम। ठीक है जी, देन है 5% में हाइपर ऑक्सिलियूरिया या हाइपर सिट्रेट यूरिया, ये एरो नहीं होगा ये और होगा। ठीक है, हाइपर ऑक्सिलियूरिया या हाइपर सिट्रेट यूरिया कि सिट्रेट ज्यादा हो या ऑक्सिलेट ज्यादा हो तो उस कैल्शियम के डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्सिलेट सॉल्ट बना देगा तो सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, अब यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड ये सारे एसिडिक है, लेकिन अगर किसी और वजूहात की वजह से यूरिन की पीएच ज्यादा आ रही है, यानी एक बेसिक यूरिन है हाई यूरिन पीएच,
तो वो भी फेवर करती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और जब क्रिस्टलाइजेशन को फेवर करेगी तो स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करेगी। इस पॉइंट को अभी मैं कहती हूँ कि याद रख लें, आगे मैं बताऊंगी कि क्यों याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 कॉजेज हो गई कैल्शियम स्टोन्स की, यानी कि कैल्शियम की डेपोजिशन की। फर्स्ट बीइंग हाइपरकैल्सीयूरिया विदाउट हाइपरकैल्सीमिया, सेकंड बीइंग हाइपरकैल्सीमिया एंड सब्सिक्वेंट हाइपरकैल्सीयूरिया, third being uric acid increase in urine which provides a medium for calcium deposition, fourth है hyperoxaluria and hypercitraturia, and fifth is alkaline urine, ठीक है। तो याद हमें ये रखना है, सबसे ज्यादा होता है हाइपरकैल्सीयूरिया विदाउट हाइपरकैल्सीमिया। चलिए नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। इसकी अब 3 वजूहात हैं। एक है कि पेशेंट को यूटीआईज हो रहे हैं, रिपीटेड यूटीआईज है, जिसकी वजह से परसिस्टेंटली अल्कलाइन यूरिन है, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से हर वक्त उसकी जो यूरिन है उसको अगर हम पीएच चेक करें तो इट विल बी ग्रेटर पीएच, तो वो अल्कलाइन यूरिन सिक्रीट कर रहा है, उसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसको स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी कहते हैं। सेकेंड है कि यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल प्रोटियस और स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। प्रोटियस हमें स्केचेस में याद है कि उसने यूरिया के वो गांसी पकड़ी होती है, उसमें यूरियस एंजाइम होता है, ठीक है जी। तो वो जब यूरिया इंक्रीज करेगा तो अब ये 2 तरीके से कर सकता है, या तो वो प्री डिस्पोज करेगा, प्री डिस्पोज का मतलब है कि वो यूटिलाइज कराएगा जिसकी वजह से अल्कलाइन यूरिन होगा और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होगा, ठीक है। मतलब सेकंड पॉइंट लिंक्स टू द फर्स्ट। या फिर वो भी एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसपे मैग्नीशियम और अमोनियम और फॉस्फेट आके डिपॉजिट होंगे और स्टोन्स बनाएंगे, ठीक है। ये एक मीडियम कहाँ पे आ रहा था, ऊपर आ रहा था कैल्शियम में यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से, ठीक है जी। थर्ड चीज है ए विटामिनोसिस ए। अब हमने ये चीज पढ़ी थी मेरे ख्याल में फिजियो की आई में शायद, कि जब विटामिन ए कम होता है तो जो सेल्यूलर जंक्शंस होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, तो सेल्स की फॉल आउट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर विटामिन ए कम होगा तो जो मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके सेल्स की मतलब डीस्क्वेमेट होके वो बाहर आने लग जाएंगे और वो भी एज अ मीडियम एक्ट करेंगे कि उस पर मैग्नीशियम अमोनियम और फॉस्फेट आके डिपॉजिट होंगे, ठीक है। ये मीडियम सॉर्ट ऑफ के एक अट्रैक्टेंट सा बन जाएगा कि उस पर डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अगले थे यूरिक एसिड स्टोन्स। अब यूरिक एसिड हमें फौरन से क्लिक करता है, क्या क्लिक करता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं ज़ैंथीन ऑक्साइड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है जी। तो इसकी मेजर कॉज हो सकती है गाउट या फिर डिजीजेज इन्वॉल्विंग रैपिड सेल टर्नओवर, क्योंकि यूरिक एसिड आता कहाँ से है, यूरिक एसिड ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है ना। तो जब सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा होगा तो सेल्स की डेथ ज़्यादा होगी, उसके न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और ये सारा यूरिक एसिड जाएगा यूरिन में और इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा हो जाएगी, उसकी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, सुपर सैचुरेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें भी यही सीन है कि हाफ द स्टोन्स यूरिक एसिड स्टोन्स में हाइपर यूरिसीमिया नहीं हो रहा और ना इंक्रीज हो रहा है यूरिन यूरेट। अब है अगर अब ये रॉबिन्स के अनएक्सप्लेन टेंडेंसी है अगर persistently acidic यूरिन की, that will favor uric acid stone formation। अब जो मैंने कैल्शियम में कहा था कि आपने एक पॉइंट याद रख लेना है, वो हमने इसलिए कहा था कि कैल्शियम कब स्टोन्स कब बनेंगे, जब हाई यूरिन पीएच होगी यानी बेसिक पीएच होगी, ठीक है। मैग्नीशियम स्टोन्स कब बनेंगे, जब एल्कलाइन यूरिन होगा। लेकिन यूरिक एसिड स्टोन्स कब बनेंगे, जब एसिडिक यूरिन होगा, ठीक है जी। इट कैन बी एन एमसीक्यू कि एसिडिक यूरिन है तो ज्यादा चांसेस किसके हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स के। बेसिक है तो वी विल गो टुवर्ड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। साथ है जी कॉसेज ऑफ सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड। ये भी वी गो बैक टू बायोकेमिस्ट्री कि जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ते थे कि देयर आर स्पेसिफिक एंड जनरल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि वो सब कुछ यूरिन में एक्सक्रीट होता है। जब यूरिन में ज़्यादा होगा, सुपर सैचुरेशन होगी तो उसकी बन जाएंगे स्टोन्स, ठीक है। लेकिन इसकी जो पैथोजेनेसिस है दैट इज जेनेटिक, जो हमने शुरू में की थी फेमिलियल टेंडेंसी,
ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड डिफेक्ट्स होंगे, रीनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स, यानी वही स्पेसिफिक एंड जनरल ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी रिलेटिवली एसिडिक यूरिन हो तो सिस्टीन स्टोन्स, यानी दो चीज़ें बेसिक में कर ली, सॉरी, और दो चीज़ें एसिडिक में कर ली। बेसिक में कर लिया हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एसिडिक में हमने कर लिया यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। ठीक है, इट कैन बी एन एमसीक्यू। चलिए जी, अब जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। 80% पेशेंट्स में यूनिलेटरल स्टोन्स होंगे, and the common sites are renal pelvis, renal calyces, and the urinary bladder. They are usually small, diameter 2 to 3 millimeter, इसलिए they are usually, not usually, लेकिन they can be asymptomatic. They may be smooth or staghorn. अब staghorn किसको कहते हैं? वो बारहसिंगा। ठीक है जी, staghorn calculi होगा occasionally, मतलब कभी कभी बनते हैं। प्रोग्रेसिव एक्रीशन ऑफ द सॉल्ट, अब बारहसिंगा का हमें पता है कि मतलब उसकी पॉइंटेड सा वो होता है, अब यानी कि अगर किसी भी चीज़ में ब्रांचिंग करनी है तो उसमें डेपोजिशन ज़्यादा होगी। ठीक है, एक स्मूथ स्टोन होगा, अगर उस पर इरेगुलर डेपोजिशन होती जाए तो इट विल फॉर्म अ पॉइंटेड एंड्स। तो यही है स्टैघॉर्न कैल्कुलाई। ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है। प्रोग्रेसिव एक्रीशन ऑफ द सॉल्ट, it will form branching structures and it will create a cast of renal pelvis and calcial system, और ये यूजुअली होते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, जो स्ट्यूवाइट स्टोन्स थे। आते हैं इसके क्लिनिकल कोर्स की वजह की तरफ। जो लार्ज स्टोन्स हैं वो, अब देखो हमने कहा है कि मोस्ट कॉमन साइट इज किडनी। ठीक है, शुरू में कहा था। तो अगर किडनी में स्टोन बन रहे और वो लार्ज इन साइज है और वो पेल्विस में रहता है, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पेल्विस उसने ब्लॉक किया होगा लेकिन साइड से यूरिन का फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ अपना पॉसिबिलिटी पे चल रही है, प्रोबेबिलिटी पे। तो जो लार्ज स्टोन्स है ना, दे मे बी विदाउट प्रोडक्टिव सिम्टम्स और विदाउट सिग्निफिकेंट रीनल डैमेज। ठीक है जी, मतलब कि या तो ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं अगर, लेकिन अगर सिम्टम्स आ भी सकते हैं तो दे मे बी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीनल डैमेज, कि वो पेल्विस में ही पड़ा रहे क्योंकि वो एक कैविटी है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल स्टोन्स हैं उनका ज़्यादा चांस है कि वो किडनी से निकल के यूरेटर में आ जाए। ठीक है, तो जब स्मॉल स्टोन्स पास आउट होंगे इन द यूरेटर, दे विल कॉज अ टिपिकली इंटेंस पेन। ये हमने बहुत सुना हुआ है, ये तकरीबन हम सबको होती भी रहती है जब पानी बहुत कम पीते हैं, कि और उसको हम कहते हैं रीनल और यूरेट्रल कोलिक। ठीक है, कोलिक पेन होगा मतलब ऑन एंड ऑफ, और ऑन एंड ऑफ होगा इसलिए कह रहे हैं पैरोक्सिज्म्स ऑफ फ्लैंक पेन। फ्लैंक मतलब ये साइड पे, पंजाबी में इसको बक्खी कहते हैं। हाँ, रेडिएटिंग टुवर्ड्स द ग्रॉइन, और मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये टिपिकल किडनी पेन होगा, टुवर्ड्स द बैक होता है मोर। ठीक है, अब इसके जो क्लिनिकल कोर्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट भागता हुआ आएगा डॉक्टर के पास। और इट मे बी ग्रॉस हीमेचूरिया, यानी कि ब्लड आने लग जाए यूरिन में। ब्लड कब आएगा? अब खुद हम सोचेंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्लड आएगा अगर उसको कोई डैमेज कर रहा है। तो अगर स्टोन यूरेटर में आ गया या किडनी में ही वो ट्रॉमा दे रहा है वॉल्स को, तो उसकी वजह से ब्लड। अब इसी चीज़ को हमने इसमें आखिरी पॉइंट में समराइज किया है कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि या तो वो यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है, या वो कॉज करे ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा करता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि वो अल्सरेशन करे और उस अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग हो जाए, या फिर सिर्फ अल्सरेशन कर ले विदाउट ब्लीडिंग। ठीक है, इसकी यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। इन दोनों से क्या होगा, एक है कि यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, यानी पीछे यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है, और दूसरा है कि ट्रॉमा करे, अल्सरेशन करे। अल्सरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ब्रेक इन द एपिथेलियम। ठीक है, ब्रेक आ रही है कहीं पे या वूंड टाइप चीज है, तो दे विल प्री डिस्पोज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये हमें अपनी स्किन से भी अंदाजा लगा लो कि अगर कोई ट्रॉमा हो या कोई हराश सी आए तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और स्टेसिस तो किसी भी चीज़ का कहीं पे भी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो इन दोनों की वजह से stones can lead to infections, bacterial infections, and bacterial infections can lead to stones, which stones the magnesium ammonium phosphate जो हमने पढ़ा था कि UTIs में प्रोटीएस वगैरह करा है। डायग्नोसिस इसका होता है मोस्टली रेडियोलॉजिकली, यानी ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मेरे ख्याल में अल्ट्रासाउंड ही सबसे ज़्यादा कराया जाता है। ठीक है जी, दिस कवर्स आवर टॉपिक ऑफ द रीनल स्टोन्स। आई होप देयर आर नो क्वेश्चंस, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स।